नमस्कार, आप सबका स्वागत है बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल में। और आज हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं एक बहुत खास बातचीत के लिए। खास इसलिए कि मेरे साथ जो संवाद में शामिल हैं, वो उनसे बात करने की उत्सुकता, उनसे बात करने का इश्तियाक बहुत दिनों से था और ये मौका दिया बीकानेर फेस्टिवल ने, तो ये बहुत खास मौका है। तो हमारे साथ हैं निशांत जैन, जो कि लेखक हैं, कवि हैं और उनकी कई किताबें जो हैं, बहुत सारी किताबों के लेखक हैं। और अच्छी बात यह है कि सारी किताबें उनकी जो हैं, एक असर रखती हैं अपने पाठक वर्ग पर। तो उनकी एक किताब मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, रुक जाना नहीं, और मुझे इतना सुकून उसको किताब को पढ़ के मिला। तो आज हम निशांत जी से बात करेंगे और इस जो सत्र का नाम है वो भी इसलिए यही रखा गया कि कुछ अपनी कुछ दुनिया की। यानी अपनी से मुराद ये कि लेखक का जो अपना संसार है, अपनी जो भाव संपदा है, उसके बारे में कुछ जानकारी, और कुछ जो उसके दुनियावी फराइज हैं, जो उसके अपने जो वो काम जिस तरह से अंजाम देते हैं, उस पर कुछ बात करेंगे। तो निशांत जी का एक परिचय ये भी है कि ये 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। लेकिन जो खास बात है इस परिचय में भी वो ये है कि 2015 बैच में जब इन्होंने आईएएस की परीक्षा दी, जिसमें ये पास हुए, तो हिंदी मीडियम से ये टॉपर थे। तो ये मेरे लिए इनका एक बहुत खास परिचय है, जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, क्योंकि हिंदी से एक बड़ी कुर्बत है, एक नजदीकी है। तो हिंदी मीडियम से टॉपर हैं और इस विषय के इर्द गिर्द, यानी हमारे देश में बहुत बड़ा तबका है युवाओं का जो कि यूपीएससी देता है, और वो कितनी बड़ी परीक्षा है और कितना उसमें कितनी चुनौतियां होती हैं और कितना तनाव से अपने आप को बचा कर रखना होता है। तो उन सारे विषयों के इर्द गिर्द उनकी किताबें हैं, और ये तो शुरुआती किताबें हैं, और भी वो कुछ काम कर रहे हैं जिसके बारे में भी इस बातचीत में जानेंगे। तो निशांत जी, आपका बहुत स्वागत है और बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली ये मौका आया कि जब आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। मैं तो बहुत पुराना मुरीद हूँ आपका, और अगेन थैंक्स टू लोकायन एंड बीकानेर फेस्टिवल की, इसकी वजह से हम लोग इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। और ये केवल एक तरफा संवाद नहीं है। आप मुझसे बात करके जितनी खुशी आपको हो रही है, उससे भी कहीं ज्यादा खुशी मुझे आपसे बात करके हो रही है। और मैं भी आपको कई सारे सवालों से तंग करूंगा, आप मुश्किल करिए। अभी आप जो अपनी कमर कस लीजिए। तो मतलब मैं चाहता हूँ ये बातचीत कुछ इस तरह से हो कि बहुत ही इनफॉर्मल और एक खुलेपन के साथ जो कुछ भी मन में आए, जैसा कि इसका विषय भी है कि साहित्य के इर्द गिर्द तो रहेगी बातचीत, और कुछ अपनी कुछ दुनिया की। तो इस तरह की एक जिसका कोई ज्यादा ओर छोर ना हो, ऐसी कोई बातचीत होता है आज तो आनंद। बिल्कुल, दो दोस्त जिस तरह से बात करते हैं मिलने पे, उस तरह से बातचीत हो। तो मैं अगर इजाजत हो तो मैं, हालांकि लखनऊ तो पहले आपका शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ चूंकि मेरा लालच है इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। तो देखिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, जब आपका ख्याल आता है, जो मेरे और दोस्त जो लिखते हैं और जो सिविल सर्विसेज में है, कि आइडेंटिटी, एक इंसान के अंदर कई तरह की आइडेंटिटीज होती हैं। तो अभी क्या है कि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि जो बहुत पावर का भी पर्याय है और उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, लेकिन आप लेखक हैं और बाकायदा लेखक हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जब आप पूरी तरीके से सर्विस में भी आ गए हैं, बहुत सारी चुनौतियों से भी प्रशासनिक लेवल पर भी आप उनके पेश भी रहते हैं, तो वो आइडेंटिटी डोमिनेंट कौन सी है अभी निशांत के अंदर? लेखक डोमिनेंट है या आईएएस ऑफिसर या प्रशासनिक अफसर डोमिनेंट? सबसे पहले तो बहुत आपने जो ये बात कही ना कि हर आदमी में कई सारी आइडेंटिटीज होती हैं जी, ये बात आपने इस उम्र में समझ ली, बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत बाद में जाके लोगों को पता चलता है कि हर व्यक्ति में बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस शहर से हूँ वो भी मेरी एक आइडेंटिटी है। आप लखनऊ से, आपकी तो मुझे लग रहा है आपकी आइडेंटिटी में 90% से ज्यादा तो लखनऊ ही है ना? तो या फिर मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, या फिर मैंने जिस विषय की पढ़ाई की है, या फिर मैंने किस प्रोफेशन में हूँ, ये सब हमारी बहुत सारी, इवन मैं कौन से देश से हूँ, कौन से राज्य से हूँ, बहुत सारी आइडेंटिटीज हमारी होती है। तो अब मेरी आइडेंटिटीज मोटे तौर पे दो हैं, पर और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं अगेन। जैसे कि मैं और भी कई सारे विषयों में रुचि रखता हूँ। आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, टूरिज्म में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, सोशल वेलफेयर के फील्ड में भी थोड़ा रुझान है। तो लेकिन अगर मैं कहूँ कि कौन सी आइडेंटिटी ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं अपने बारे में, जब मैं
ऑफिस में होता हूँ तो 100% ऑफिस में ही होता हूँ उस समय पूरी तरह, क्योंकि हमारा जो जॉब है वो एक फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा 24/7 का जॉब है। तो लेकिन उसके बाद भी शाम को कभी या वीकेंड पे कभी जब कभी कुछ फुर्सत के पल मिलते हैं तो उसमें अपनी जो हॉबी है उसके लिए समय निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि दोनों में से कोई सी भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और इसी से दोनों में अच्छा कर पा रहे हैं हम। क्योंकि अगर आप एक रस हो जाएं या आपका जीवन में रस ना बचे कई तरह के, तो फिर आपका जीवन एक बोझिल जीवन होने लगता है। वाह, तो ये जवाब आप ही दे सकते थे। और मुझे इससे फिराक गोरखपुरी साहब की एक बात याद आ गई, मैं आपको अच्छी लगी, शायद आपने सुनी भी हो। वो कहते थे कि अदब इसलिए पढ़ लो ताकि अफसर बनने के बाद अफसर लगो भी। क्या तो आप बात है, अफसर क्या बात बन भी चुके हैं और आप अफसर लगते भी हैं, इसलिए कि आपका अदब से एक ताल्लुक है। क्या तो बात। निशांत जी ये बताएं कि मुझे हमेशा, जैसे कि इस किताब में रुक जाना नहीं में आपकी कुछ कविताएं भी हैं जो आपने, चूंकि मौका वैसा था तो आपने वो कोट की हैं वहां, और उससे मुझे ये पता चलता है कि एक कवि भी है आपके अंदर। और बहुत खुशी ये हुई हमें कि जब हमने पीछे इसमें परिचय पढ़ा तो उसमें बच्चों की कविताओं की एक किताब आपकी आई है। तो ये हम इस पे थोड़ा सा ज्यादा बात करना चाहेंगे कि एक तो और जो विधाएं हैं जिसमें शायद अभी आप की किताबें नहीं आई हैं लेकिन हमें लगता है कि आएंगी, और दूसरा ये जो बाल साहित्य है, कि इन दोनों पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि किन विधाओं में अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि हमें देखने को आपका काम मिल सकता है, क्योंकि अभी तो जो काम है वो नॉन फिक्शन है और एक खास तरह से किया हुआ काम। जी। मैं अब तक किन किन विधाओं को टच कर चुका हूँ, तो ये जो सेल्फ हेल्प का एक जोनर है आजकल बहुत फेमस जोनर है, कि कैसे किसी किताब की मदद से आप खुद के जीवन में बेहतर कर पाएं, अपने करियर में, अपनी लाइफ में एक बेहतर जिंदगी का रास्ता बना पाएं। सेल्फ हेल्प में मैंने किताब लिखी है रुक जाना नहीं। बच्चों की कविताओं की किताब जैसा कि आपने बताया तो वो बाल साहित्य हो गया। एक मैंने एकेडमिक बुक भी लिखी है, जी बिल्कुल। नेशनल बुक ट्रस्ट से वो आई है, राजभाषा के रूप में हिंदी। वो मेरा एमफिल का रिसर्च है। अच्छा। मजे की बात है मैं एमफिल हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ और आप भी पीएचडी हैं। अरे। तो खैर, तो आगे जो मैं सोचता हूँ वो मैं एक ट्रैवलॉग सोच रहा हूँ आगे, कि अच्छा। जैसे हमारी जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है तो हिंदुस्तान में जैसे कि आपने कहा बहुत सारे लाखों क्या करोड़ों बच्चे ऐसे होते हैं इस देश में जो एक उम्र में सोचते हैं कि मुझे आईएएस अफसर बनना है। और वो मसूरी में एक हमारी आईएएस एकेडमी होती है, उसको फॉलो करके उसके फोटोज वगैरह देखते हैं। तो एक भारत दर्शन करके एक हमारा एक भ्रमण का कार्यक्रम होता है करीब 1.5 महीने का, जिसमें पूरे देश की काफी सारी चीजों को, उसकी विविधता को समझने का प्रयास किया जाता है। तो मैं उस पर एक ट्रैवलॉग लिखने का प्लान कर रहा हूँ, जो हम एक्चुअली मैंने किया था विजिट उस पर। और एक चीज मैं और प्लान कर रहा हूँ, वो भी अगेन नॉन फिक्शन ही है, कि जिस तरह से हम कई सारी बुक्स आई हैं चाणक्य के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, उनका डेली लाइफ में कैसे हम उनके जीवन को से क्या सीखें बिल्कुल। और कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो मैं महावीर के ऊपर, जो जैन तीर्थंकर है महावीर, उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए या कैसे अपनी लाइफ में उनके सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ा जा सकता है, उस पर एक अटेम्प्ट मैं कर रहा हूँ। ये फिलहाल यही है। कविता संग्रह भी कभी तो आएगा, अभी तो नहीं, पर जब कभी, क्योंकि मेरे पास क्या कविताएं बहुत कम है। मैं आपको एक और दिलचस्प बात कहना चाहता हूँ। जी। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास ज्यादा कविताएं हैं वो ज्यादा अच्छे कवि नहीं है या मैं ज्यादा अच्छा कवि हूँ, या ऐसा ज्यादा कम का कुछ नहीं है। पर आपको मैं बताऊं कि मैं पिछले कई सालों से एक भी कविता नहीं लिख पाया, क्योंकि कोई कविता आई नहीं, और जबरदस्ती बैठ के मैं लेके बैठा नहीं कि लिखनी है आज। वाह, क्या जैसे वो ये सर्वेश्वर बुनियादी समझ है कविता की। यही यही समझ बहुत लोगों को नहीं होती है कि कविता तो आती है। वो ठीक है। और कई बार एक और गड़बड़ होती है, हम लोग की दूसरों को पढ़ते नहीं है, और क्लासिक कवियों को पढ़ा नहीं हमने, ना प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी को पढ़ा नहीं। तो लगता है कि जैसे मैंने जो कविता लिखी है वही सबसे अच्छी कविता है और मैं ही बहुत महाकवि हूँ। फिर जब आप पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये जो सागर है ना, इसमें कुछ ही बूंदे हमने चखी हैं। क्या बात है, वाह। तो इसलिए वो एहसास अपने को है, क्योंकि अपन ने थोड़ा पढ़ा है। तो इसलिए जब कुछ अच्छा कर पाए और कुछ नया कर पाए तभी हमको करना चाहिए, अदरवाइज केवल करने के लिए करना, लिखने के लिए लिखना मुझे उतना आकर्षित नहीं करता। मुझे एक कवि की एक शायर का शेर याद आता है कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। क्या बात है, वाह।
ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या कोई ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। तो एक दिलचस्प सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि, और वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को लेकर, जैसे हमने ये किताब जब पढ़ी रुक जाना नहीं, इसमें भी वो पर्सनालिटी आती है। और आमतौर पर जब आप बुक फेयर में जाते हैं, या आपका जो संवाद है अपने चाहे समकालीन पीढ़ी से हो या आपके बाद की जो पीढ़ी है उससे हो, या और कुल मिलाकर एक एक हमारे मन में भी जो बोध है निशांत जैन का, या जो छवि है, वो एक दोस्ताना व्यक्ति की है, जो बात करना जिसे अच्छा लगता है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि सर्विस चूंकि एक सख्त सर्विस है, उसमें कई बार आपको एक प्रोटोकॉल भी निभाना पड़ता है, यानी आपको एक खास किस्म की संजीदगी इख्तियार करनी पड़ती है। और एक आपका जो एक मिजाज है जो दोस्ताना है, जो मिलने जुलने का है, तो इनके बीच में कैसे कोई कोई बैलेंस बनाना पड़ता है या नहीं बनाना पड़ता है, ये आपकी जात का हिस्सा है, अपने आप आ जाता है। देखिए, वही आपने जो अभी कहा कि हर आदमी के भीतर बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। निदा फाजली साहब का शेर है शायद, जी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार कई बार जी, देख। तो ये तो हमें ऑब्वियसली ट्रेनिंग में भी एक होता है, और अदरवाइज हम लोग खुद भी सब समझते हैं कि हम अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। जब जहां पर संजीदगी अख्तियार करने की या सख्ती अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर सख्ती अख्तियार क्यों करूं? सही। जब मैं अपने किसी दोस्त से मिल रहा हूँ, साहित्य के आदमी से मिल रहा हूँ, किसी छात्र से मिल रहा हूँ, तो वहां पर मुझे वो ऑफिस की जो एक कहीं ना कहीं एक कृत्रिमता है उसको ओढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं अपने ऑफिस में हूँ, आप भी अगर कोई बिजनेस करते होंगे, या कोई स्टार्टअप होगा, या कोई अपना खुद का काम करते होंगे, या किसी ऑफिस में नौकरी करते होंगे, तो वहां पर जाते हैं तो एक अलग ही जी, एकदम जाके फॉर्मल ड्रेसेस में जाएंगे, फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, वहां पे देखेंगे कि बॉस से कैसे बात करनी है, अपने सबॉर्डिनेट से कैसे बात करनी है। तो ये सब बिहेवियरल एस्पेक्ट, ये व्यवहार के एस्पेक्ट्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी चीजें हैं। इसको हर आदमी इसको सीखता है, हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। तो इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हमको करना होता है। बस ये समझने की जरूरत है कि घर अलग रहे, और दोस्तियां अलग रहें, और ऑफिस अलग रहे। अच्छा, मेरा मेरा एक इसमें पहलू ये भी था सोचने का, कि आपका जो कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा है अपने आसपास के लोगों से या अपनी पीढ़ी से। तो वो अ, उस भाव को लेकर मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि वो किस तरह से आता है, या आपकी बचपन की तरबियत से आता है, या जो आपका अध्ययन है, क्योंकि आप बहुत पढ़ते हैं अलग अलग विषयों पर, उससे आता है, या उसके पीछे क्या चेतना काम करती है? देखिए, इसके पीछे दो बातें काम करती हैं मुझे लगता है। एक तो ये कि मुझे ये पता है, जो एक बार सुकरात ने कहा, जी, सुकरात ने कहा था, उनको सब बहुत ज्ञानी समझते थे। तो सुकरात ने एक बार कहा कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता, क्या तो बात एक तो मुझे ये बहुत क्लियरली पता है है, वाह, कि ये ज्ञान का जो सागर है, इसमें कुछ ही बूंदे हैं जो मैंने चखी हैं। उसके बिल्कुल, लिए बेमत हीरो बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी को आतंक फैलाने की जरूरत नहीं, वाह, और अपने को ओवर स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं। ये बहुत क्लियर है। क्या बात, मुझे पता है कि हर व्यक्ति जिससे मैं मिल रहा हूँ, चाहे वो मुझसे छोटा हो या बड़ा हो, वो मुझे कुछ सिखा के जाएगा। और कोई वाह, खराब आदमी भी होगा तो वो ये तो सिखा के जाएगा ही कि इसके जैसा नहीं बनना। कैसा नहीं बनना है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, और क्या बात, दूसरी बात जो काम करती है वो ये कि मुझे लोगों से मिलना, स्पेशली युवाओं से मिलना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब मैं और हम लोगों की भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, हिमांशु जी, है ना। बिल्कुल, शादी हो गई, मेरा बच्चा भी हो गया। तो 34 साल मेरी अभी उम्र है। पर मुझे ऐसा फील होता है जैसे अभी मैं 21 से 25 के बीच में ही हूँ, अंदर से। बिल्कुल, तो वो इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर हम युवाओं जैसे एक बर्क, एक विचारक हुए हैं फ्रांस में, जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे बता दीजिए कि युवाओं के मन में कौन सी भावनाएं सर्वाधिक प्रबल हैं, वो क्या बातें ज्यादा पैशनेटली सोचते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा। वाह, हम क्या, लोग युवाओं से कनेक्ट करते हुए प्रोटोकॉल में और सीनियर जूनियर में इतने ज्यादा रह जाते हैं कि बिल्कुल, हम ये नहीं जान पाते, हम उनके मन को टटोल नहीं पाते कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। वाह, अगर हम ये काम ना करें तो हम तो बूढ़े हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो इसलिए सही, हमें उनसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत है, पता तो चले कि आखिर वो किस तरह सोच रहे हैं। वाह, क्या बात है। निशांत जी, ये बताइए कि मेरठ से आप आते हैं,
तो और मेरठ से अब आप राजस्थान में हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। तो मेरठ को लेके किस तरह की स्मृतियां हैं, या चूंकि मेरे काम का जिक्र किया और आप चूंकि मैं जानता हूं कि आप किस तरह की भावना रखते हैं मेरे काम के प्रति, इसलिए हमने ये जानना चाहा कि मेरठ को लेकर क्या, किस काम की या किस तरह के काम को आप करना चाहते हैं। ये पहले तो मैं मेरठ की जो एक आम पहचान है जो लोगों की नज़रों में है उसका भी जिक्र करना चाहूँगा कि मेरठ से लोग हम काफ़ी डरते भी हैं और लगता है कि मेरठ में बहुत सारी जो है दंगा फसाद और बहुत सारी गुंडागर्दी और बहुत सारा मतलब एक वहाँ का ये कहा जाता है कि भाई वहाँ का आदमी थोड़ा सा खड़ होता है और वो थोड़ा कब कब कुछ कह दे आपको कोई। देख ले तो इस पे यकीन नहीं करेगा कोई। जो जो मेरठ को आपके जरिए से जानेगा वो बिल्कुल इस बात को नहीं मानेगा। तो मुझे यही सवाल लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी ने कहा था कि तुम तो मेरठ के लगते ही नहीं हो। तो खैर, लेकिन हाँ मैं मेरठ का ही हूँ। मैंने पूरा एमए तक पूरी पढ़ाई मेरठ में ही की है, मेरठ में ही रहा हूँ, पुराने इलाके में मैं रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी शहर को शिद्दत से महसूस करना चाहते हैं और शिद्दत से उसकी यादें आपके दिल में हमेशा ताज़ा रहें, तो आपको वो लोग ज़्यादा मिलेंगे जो शहर के पुराने इलाके में रहे। नया इलाका जो शहर का होता है वो हर शहर का लगभग एक जैसा होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निशान जैन कह रहे हैं। मतलब जब हम ये बात कहते हैं तो कई लोगों को लगता है हम यही बात कहते रहते हैं बार बार, लेकिन ये बात पक्की मुझे तो बात पता भी नहीं है कि आप ये बात कहते हो, मैं तो अपनी बात है। कह रहा हूँ जी कि शहर का जो पुराना इलाका होता है, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है, पुरानी दिल्ली है, लखनऊ का चौक है, जी मेरठ का तुम्हारा आपका घंटा घर का इलाका है मेरठ में, जी ऐसे बरेली में, कानपुर में, आगरा में, जोधपुर में, जयपुर में जो हेरिटेज सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल गया, जी जहाँ भी शहर का जो पुराना इलाका होता है वो वहाँ की संस्कृति का बहुत बड़ा संवाहक होता है। उस शहर की जो तहजीब है, कल्चर जिसको आप बोलते हैं, उसका हर तत्व उस पुराने इलाके में आपको मिलेगा। मिलेगा। तो मैं चूंकि पुराने इलाके में पला बड़ा हूँ इसलिए शायद मुझे लगता है कि मेरे जहन से मेरठ नहीं जाता कभी, मेरे दिल से मेरठ कभी अलग नहीं हो पाता। तो मैं अभी आपसे पूछूंगा कि आखिर लखनऊ आपके भीतर इतना ज्यादा क्यों है। मेरठ मेरे भीतर है, काफी ज्यादा है और हमेशा रहेगा। और अपने शहर से प्यार होता ही है, होना भी चाहिए। इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, साहित्य के इर्द गिर्द आज का विषय है। जी हिंदी में काव्य शास्त्र में एक अवधारणा होती है सहृदय सामाजिक। जी एक व्यक्ति जो सहृदय है वो ही साहित्य को, लिटरेचर को, आर्ट को, कल्चर को अप्रिशिएट कर सकता है। जो व्यक्ति सहृदय है, जिसके भीतर एक कोमल सा दिल है, बिल्कुल तो जो व्यक्ति सहृदय होगा वो अपने परिवार को भी प्यार करेगा, अपने शहर को भी प्यार करेगा, अपने गली मोहल्ले को भी चाहेगा, अपने देश को भी प्यार करेगा, अपने स्कूल कॉलेज को भी प्यार करेगा, अपना जो अल्मा मैटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सहृदय व्यक्ति का ये स्वाभाविक लक्षण है, वो अपने बिल्कुल दोस्तों को भी प्यार करेगा। बिल्कुल तो सहृदय होने के नाते ये होना स्वाभाविक है कि आपने अपने शहर के प्रति थोड़ा बायस्ड भी होते हैं कि अगर वो उसमें कुछ कमियां भी हैं तो आप उसको इग्नोर करके अपने शहर को बेइंतहा प्यार करते हैं। क्या बात है, वाह, क्या बात, मैं बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ जी बात करना चाहता हूँ, आप जी जी लगातार मुझ पर सवाल दागे जा रहे हैं। जी जी मैंने भी कुछ बातें सोची हैं जो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हिमांशु वाजपेयी को हिमांशु वाजपेयी बनाता कौन है, कैसे ये व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो यही बताइए कि लखनऊ की आपकी कोई याद ऐसी कुछ है, कुछ वो हमको थोड़ा सा बताइए। और आखिर आप लखनऊ से इतना भी क्या प्यार करते हैं, मतलब ऐसा भी क्या है। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको कि लखनऊ का तो ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि आप पुराने इलाके में पले बढ़े, और तो मेरा भी यही हुआ कि हम राजा बाजार में पैदा हुए, पुराने इलाके में चौक के पास, और वहां बड़े हुए। और हमने फिर एक नए तरह के लखनऊ को बनते देखा। बन तो वो पहले गया था, मतलब मेरा ताल्लुक उससे बाद में हुआ, बहुत बाद में। फिर क्या हुआ, एक ऐसी दुनिया आई जिसमें कि पुरानी जो वैल्यूज थी वो एक तरीके से वो किसी म्यूजियम की चीज समझे जाने लगी। मतलब कि डोमिनेंट कल्चर अलग हो गया, मेन स्ट्रीम, और उसमें फिर ये हुआ कि पुराना शहर, अच्छा वो अच्छा तो बहुत लगता है कि लोग बातें करते हैं कि भाई राजा बाजार ऐसा है और चौक ऐसा है और ऐसी जबान थी और ऐसा जायका था। लेकिन ये सब बातें जो लोग कर रहे हैं या जिनके पास मीडियम है वो बातें करने का, वो सब के सब नए लखनऊ में थे, और वो इधर शायद आते भी बहुत कम थे।
यानी वो सब और फिर हमको ये लगा कि ये जब ये लोग बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये वहां गए कभी नहीं है, यानी कि जो बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं लखनऊ की, शायद वो उन इलाके में गए भी नहीं होंगे कभी, उनकी जो मसाइल है, उनके जो मुद्दे, उनको जानते भी नहीं होंगे। तो हमें लगा कि फिर अच्छा, मेरी रुचि थी लिखने पढ़ने में और लखनऊ को लेकर पढ़ने में, जो कि बहुत कम उम्र से योगेश प्रवीण जी हमारे यहाँ अभी भी हैं, पद्मश्री हैं, पिछले साल 2020 में पद्मश्री मिला उनको लखनऊ पर लिखने के लिए। तो बहुत बचपन से उनसे मेरा एक कनेक्ट हो गया था। तो फिर उनसे पढ़ते समझते ये बात समझ में आई कि ये चीजें अगर हम लिखें तो शायद कुछ बात बने, या कुछ अपनी तरह से जैसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वैसे एक्सप्रेस करें। तो वो हुआ धीरे धीरे। फिर एक रुचि तो थी क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच रहे थे जो जिनके लिए लखनऊ बहुत बड़ी चीज था, और लखनऊ में भी वो लखनऊ जिसकी हम बात करते हैं, जो पुराना लखनऊ है। तो इस सब का असर रहा, क्योंकि हम ऐसे दौर में बड़े हो रहे थे, वही समय जब आप मेरठ में शायद बड़े हो रहे होंगे, कि जो लोग अच्छी बातें करते थे, जो लोग साफ सुथरी जबान बोलते थे, बातचीत के बीच में मुहावरे बोलते थे, या शेर सुनाते थे, या कहानियां सुनाते थे, वो लोग कुछ अच्छे लगते थे। तो फिर जैसे लोगों को आप पसंद करते हैं बढ़ती हुई उम्र में, किसी हद तक आपकी शख्सियत में भी वो आ जाता है। तो एक तो हिस्सा इसका ये। दूसरा हिस्सा ये था कि हम जिस फैमिली में बड़े हो रहे थे वो जॉइंट फैमिली थी, जिसमें कई सारे बच्चे थे, और बड़ा करीबी संबंध था। वैसी जॉइंट फैमिलीज नहीं थी जिनमें आपस में लड़ाइयां होती हैं, बहुत करीबी। मतलब हमारे कजिन का लफ्ज जो है वो खराब समझा जाता था कि भाई है, मतलब कजिन क्या होता है। फिर एक ऐसा वक्त आया जब सबने पढ़ाई की और सब बाहर जाने लगे, यानी कुछ लखनऊ से बाहर गए, कुछ देश से बाहर गए, अब सब लोग वहीं हैं। तो फिर एक समय के बाद हमें ये लगा कि यार ये जो छत जिसपे हम पूरे पूरे दिन मैच खेलते थे, और ये घर जिसमें सब लोग मिलकर रहते थे, ये तो खाली हो गया। तो फिर हमें लगा कि इस यहाँ कौन रहेगा, मतलब इस शहर में कौन रहेगा। इस शहर ने, मतलब ये भी माँ बाप की तरह हो गया कि शहर ने पाला पोसा बड़ा किया और फिर बच्चे चले गए। तो हमें लगा नहीं, किसी को तो रुकना चाहिए। तो फिर हम रुके, और हमें ये भी था कि कोई कोई एक इंसान, अगर मान लीजिए आप आए, जयपुर से आए, मेरठ से आए लखनऊ घूमने, और अगर आपने सही से लखनऊ नहीं देखा, तो आपके दिमाग में एक लखनऊ की परमानेंट छवि बन जाएगी कि लखनऊ तो ऐसा ही है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम यहाँ पर हैं तो हम लोगों को सही से लखनऊ दिखाएं, ताकि लोग एक सही नजरिया लेकर लखनऊ के बारे में जाएं। ये हमें खुशी होती है जब कोई ऐसे जाता है, कहता है भाई हमने हिमांशु के साथ देखा और बड़ा मजा आया। क्या बात है, क्या ये बात। कुछ बात है जी। तो अब समझ में आया कि क्या मोटिवेशन है आपका। जी मैं अभी आपकी बात सुनते सुनते इतना ज़्यादा अपने से कनेक्ट कर रहा था, अपने पास से, जी कि लखनऊ लखनऊ इज सो लकी टू हैव यू। काश हर शहर को एक हिमांशु वाजपेयी अरे मिले, क्या ऐसी बात। मेरी ऊपर वाले से कामना है, ताकि उसको इस चीज में मजा आता है कि मेरे शहर में कौन रहेगा, मेरे शहर को देखने आएगा कोई तो कैसी छवि लेके जाएगा, मेरे शहर की तहजीब को मैं सब तक पहुंचाऊं। क्या बात है, गजब। तो ऐसा हिमांशु वाजपेयी हर शहर को नसीब हो, जिस जिस शहर को नसीब होगा क्या उस बात। शहर को बड़ा फायदा रहेगा। मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जी आजकल हर लाइव में, हर अभी कोविड में बहुत सारे लाइव आपने भी किए, मैंने जी भी किए, बिल्कुल। हमने बहुत सारे लाइव अटेंड किए सेशन। जी भाई हिंदी की जब हम बात करते हैं, हिंदी में युवा लेखन की, जी हम देख रहे हैं, हमें काफी पॉजिटिव नोट पर दिख रहा है कि बहुत सारे नए युवा लेखक हिंदी में आए हैं, नई वाली जी हिंदी एक शब्द चला है। जी और चाहे वो, मैं समझता हूँ कि आप भी उनमें से एक हैं, जी सत्य व्यास हैं, बिल्कुल। विजय प्रकाश दिव्य द्विवेदी, प्रकाश है। जी नीलोत्पल मृणाल का नाम लोकपाल हम जी है। जी मिस कर बिल्कुल सकते हैं यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल निखिल सचान हैं बिल्कुल आपके, नवीन चौधरी हैं, बिल्कुल। अंकिता जैन हैं, अ, भगवंत अनमोल हैं, मतलब जी बिल्कुल। तमाम नाम जो हैं, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जी जी शशांक भारती हो जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत इतने सारे। सारे युवा लेखक पिछले 2 3 4 5 सालों में हमारे सामने आए, और उन्होंने अपने लेखन से हम सबका ध्यान भी आकर्षित किया, जी और एक अपना मुकाम बनाने की कोशिश ही नहीं की, मुकाम बनाया है। बनाया, बिल्कुल बनाया, बिल्कुल बनाया बनाया। है ना उसको बिल्कुल आप, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज की जो पीढ़ी, मैं खुद देखता हूँ अपने कई साथी जो इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते, वो भी इन लेखकों की किताबें पढ़ के हिंदी में शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस तरह देखते हैं ये पॉजिटिव बातें भी है, पर कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी, कुछ स्याह पहलू भी होंगे,
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस तरह देखते हैं कि हिंदी में जो आज का लेखन है, एक तो आप इसको कहाँ रखते हैं, नंबर एक। दूसरा, आप फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या ये युवा लेखन इसी तरह आगे बढ़ेगा, या फिर जिस तरह से हिंदी को मरती हुई भाषा तो नहीं है कहीं हिंदी, लेकिन मर तो नहीं जाएगा? जी नहीं, मेरा इसमें बहुत, क्योंकि हम हैं पॉजिटिव व्यक्ति, तो हम पॉजिटिव चीजें ज्यादा मेरे ऊपर गालिब रहती हैं। ये जो पूरा लेखन है, जिस लेखन की आपने बात की, दिव्य प्रकाश दुबे हो, सत्यव्यास हो, नेतुल मृणाल हो, हम इसको इस तरह से अहम मानते हैं कि इस लेखन ने बहुत बड़े समुदाय का ध्यान खींचा है हिंदी पढ़ने की तरफ। तो मेरा ये कहना है, अगर कोई इंसान पहले पढ़ता ही नहीं था और अगर एक सत्यव्यास ने उसको आकृष्ट किया कि वो हिंदी पढ़े, या देव प्रकाश ने उसकी एक रीडिंग हैबिट बना दी या उसके अंदर एक रुचि जगा दी पढ़ने को लेकर, तो बाद में वो सत्यव्यास से धर्मवीर भारती और धर्मवीर भारती से आगे से और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन तो इस नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और देखिए, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि समकालीन लेखन जो है हमारा, उसमें एक बहुत डोमिनेंट मौजूदगी है इन सारे लोगों की। और आप ये देखिए, अगर नई वाली हिंदी की जो बात होती है, सत्यव्यास की अगर आप 84 पढ़ें, तो 84 की जो भाषा है वो तो बिल्कुल वो जिस तरह की छवि हम बनाते हैं नई वाली हिंदी को लेके, कि उन्होंने अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल किए होंगे और रोमन में लिख दिया होगा, ऐसा नहीं है। उसकी भाषा बहुत संजीदा है, उसका भाव, उसकी जो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हिस्सियत, जो उसका एक उसकी संवेदना है, वो बहुत खास है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जाहिर सी बात है, जब एक प्रबल धारा होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो उतनी अच्छी नहीं भी। हर बार कोई किताब अच्छी ही लिखे ये भी जरूरी नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन हमें ये भाई एक बात बताइए, गालिब का मूल्यांकन आप उसकी गजलों से करते हैं ना, आप उसके उन कसीदों से नहीं करते हैं जो उसने विक्टोरिया की शान में लिखे होंगे या इधर उधर के नवाबों की शान में लिखे होंगे। गालिब का जो मूल्यांकन है वो उसकी गजलों पे होता है। तो ऐसे ही आप किसी लेखक का मूल्यांकन, बहुत बॉडी ऑफ वर्क बड़ा है, अगर किसी ने अगर 5 किताबें लिखी हैं, 10 किताबें लिखी हैं, तो आप ये देखिए जो उसका सबसे अच्छा काम है वो किस तरह का। और अगर नहीं भी है तो हर आदमी की एक जर्नी है, कोई जरूरी नहीं है एक इंसान ने 50 खराब काम किए हो, लेकिन एक अच्छा काम जो है ना उसको कहीं और पहुंचा देता। हम हमेशा उर्मिला को याद करते हैं ना, तो पिंजर से याद करते हैं कि पिंजर उसने की है। तो एक काम जो है ना, तो ये हम इतना स्पेस सबको दे करके चलते हैं। अगर कोई खराब भी लिख रहा है, मान लीजिए तथा कथित तौर पे अगर खराब भी लिख रहा है, तो अभी यंग है ना, अभी तो पूरी जिंदगी है, अभी वो कब आपसे आगे निकल जाएगा, क्या लिख देगा, ये तो थोड़ा सा हमें लगता है कि ज्यादा सहृदय होने की जरूरत है, ज्यादा एक्सेप्टेंस। जबकि आप एक चीज देखिए कि मेरी जो भाषाई समझ है और जिस तरह से हम लिखते हैं, दिव्य प्रकाश हमसे कई बार मजाक करता है कि वो हम लोग तो नई वाली हिंदी के हैं, ये पुरानी वाली हिंदी तो थोड़ा उर्दू और ऐसा। लेकिन हमें, चूंकि हमारे सब साथ के लोग हैं, और कुछ चीजें हमें लगती है कई बार किताब पढ़ते हुए कि भाई, जैसे अब वो रोमन में जो सेंटेंस लिखे होते हैं, मेरे लिए वो सहज नहीं है। यानी हम अगर रोमन में भी लिखा होगा सेंटेंस, तो उसको देवनागरी में लिखेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस को भी। लेकिन अब है वो तरीका, अब है तो है, मतलब उसमें क्या है, उसकी एक विशेषता है, वो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। मैं ये कहना चाहूंगा इस बीच में, जो मैंने दूसरे वाला सवाल किया था, रोमन का जिस तरह से प्रयोग बढ़ा है, आप अगर आज YouTube पे कोई गाना सुने, कोई भी गाना, क्या हुआ तेरा वादा, तो आप पाएंगे कि गाना आप सुनेंगे जिसपे मिलियंस में व्यूज होंगे, करोड़ों में व्यूज होंगे, पर उसका साथ में जो सबटाइटल आ रहे होंगे वो हिंदी में रोमन में होंगे। क्या हुआ तेरा वादा, केवल ये क्या हुआ तेरा वादा। आज का जो यंगस्टर है, अगर आप यंगस्टर से, मैंने कहा कि जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे आपको पता चलेगा कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे वो सोचते हैं। व्हाट्सएप पर जो वो चैटिंग करते हैं, उसमें वो देवनागरी का इस्तेमाल 90% से ज्यादा लोग नहीं करते हैं, वो रोमन में पूछते हैं, हाउ, कैसे हो तुम, AAISE, कैसे हो तुम। तो ऐसे माहौल में जहां पर कि पूरा समाज ही रोमनमय हुआ जा रहा है, ऐसे में इस बात का आग्रह करना कि आप एक भी वर्ड रोमन में किताब में नहीं होना चाहिए, और नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगी किताब, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये
थोड़ा मुझे हठाग्रह सा लगता है। ठीक है आपका कि कम से कम एक भाषा का संस्कार, एक साहित्य का संस्कार, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कम से कम एक कहीं शुरुआत तो हुई। इसके बाद भले ही वो आगे अज्ञेय तक जाए और मोहन राकेश तक चला जाए और क्या कहते हैं फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पढ़ने लग जाए, लेकिन कहीं तो शुरुआत तो हो। इस दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूँ नई वाली। बिल्कुल बिल्कुल वही वो चीज है। और मेरा हालांकि ये मानना है कि भाषा, जैसे अगर हमें ये लगता है नई वाली हिंदी किताबों को देखते हुए कि जो सेंटेंस रोमन में लिख दिया गया उसको देवनागरी में लिख देते, तो अब ये लेकिन ये मेरा मेंटल ब्लॉक है, इससे हम वो नहीं कर रहे हैं कि। लेकिन आप इसको उस नजरिए से भी देखें कि जो 15 साल का 20 साल का लड़का है जो अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ के निकला है, वो किस तरह से लेगा इस चीज। आप फिल्मों में देखें, बॉलीवुड में आजकल किस तरह से, मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं कह रहा हूँ, पर ये सच्चाई है जिसका हमें सामना करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर हम अपने दौर से वाकिफ नहीं रहेंगे तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। अपने दौर में आप देखें बॉलीवुड में या वेब सीरीज जो ओटीटी है, उससे 40% 30% तक इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा है बातों में, डायलॉग्स में। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है, इसलिए केवल नई वाली हिंदी को कोसने से भी काम नहीं चलेगा मुझे। सही बात है, बिल्कुल। अरे मैं आपको एक बात बताऊं जो बहुत कम लोगों को पता होती है आमतौर पे, कि हम लोग एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है ये तो पॉपुलर साहित्य है ना, जैसे जो पॉपुलर के हम उसमें पल्प फिक्शन में ले आते हैं बहुत सारी चीजों को। पल्प फिक्शन का लिखने से आपकी संजीदगी नहीं डिसाइड होती है। देखिए मैं आपको एक बात बताते हैं, शम्सुर रहमान फारूकी जिनका अभी पिछले दिनों इंतकाल हुआ, सबसे जबरदस्त काम है उनका, संजीदा काम जिसे हम कहेंगे, आलोचना पर, मीर पर जो उनका काम है और जो तमाम चीजों पर, दास्तान गोई पर, या उनका जो नॉवेल आया पिछले दिनों हिंदी में, कई चांद थे सरे आसमां, उर्दू में तो पहले आया था। उन्हीं शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने इब्ने सफी के पॉपुलर नॉवेल्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्यों आप ये काम कर रहे हैं, आप तो इतना संजीदा काम करते हैं और इतना बड़ा बड़ा काम है, तो ये अनुवाद आपने क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि इब्ने सफी हमको बहुत पसंद है और ये काम हमको करना था। तो कई बार हम अपने ऊपर संजीदगी ओढ़ भी लेते हैं। संजीदगी आपकी शख्सियत में ऐसी होनी चाहिए जैसे जैसे पानी में चीनी मिल जाती है ना, कि नजर नहीं आती, सतह पर नहीं नजर आती है वो, कि आपको चीनी दिख रही है पानी, तो आपकी जात में घुली हुई है। क्या बात। तो आप ये वजह आप देखिए ना कि जो सटायर लेखक हैं, एक आप परसाई को पढ़िए, व्यंग्य है उनमें लेकिन एक संजीदगी है उनमें, व्यंग्य के साथ चल रही है, उसमें खुशबू की तरह है। तो हम लोग नहीं पॉपुलर पॉपुलर कह के बहुत ज्यादा, मतलब आप एक संवेदना ढूंढिए ना कि अगर कोई पॉपुलर चीज भी है, और बहुत आप देखिए कि सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें, उनको पढ़ के अगर कोई पहली बार उनको पढ़ रहा है और उसके बाद वो कहीं और पहुंच रहा है, तो ये जर्नी है ना उसकी। पहले दिन से वो पढ़ने लगेगा, क्या मतलब आचार्य चतुर्सेन को पहले दिन अगर कोई वयम रक्षामा पढ़ेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो पढ़ ही नहीं सकता। तो वयम रक्षामा तक पहुंचने आप पहले नर्सरी पढ़ते हैं, फिर केजी पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट में जाते हैं, तो आप ये उम्मीद करें कि नहीं ये तो सीधे जो है पीएचडी करेगा, तो नहीं करेगा ना। नहीं, फिर एक और बात और भी है कि केवल इसको सीढ़ी की तरह ही ना देखें कि सुरेंद्र मोहन पाठक है तो वो शुरुआती दौर है और चतुर्सेन बिल्कुल शास्त्री सही, का दौर है, ये भी है, अपनी अपनी रुचियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल रुचि। शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने तो देखिए ना, उनसे उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो व्यक्ति हमारे समय में था नहीं कोई। बिल्कुल, हम क्यों किसी से जिद करें कि आप गंभीर साहित्य ही पढ़ें। अगर किसी को पॉपुलर लिटरेचर पसंद है तो उसे वो पढ़ने दीजिए, जिसका जो शौक है वो पढ़ेगा। और ये हमारे यहाँ हिंदी में ज्यादा हमें लगता है ये विभेद हमने कर दिया, अलग अलग कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। उर्दू में ये विभेद बिल्कुल नहीं है। उर्दू में भी हाँ, मतलब नहीं है, उस तरह से तो नहीं दिखा जैसे हमें। आप कवि सम्मेलन को देखें, अगर फिर कविता की बात आ जाएगी और बहुत लंबी बात चली जाएगी कि हिंदी कवि सम्मेलन वर्सेस हिंदी के जो गंभीर कवि कोट एंड कोट हैं, उनमें आपस में कोई बोलचाल तक नहीं है बोलचाल, वो उनको बिल्कुल हिकारत से देखते हैं कि भाई ये क्या है। कोई बहुत साहित्य को भ्रष्ट करने वाले लोग हैं, भले ही वो लाखों लोगों की भीड़ में कविता का संस्कार दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं भाई। कविता की वाचिक परंपरा को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में उनका योगदान हो, चाहे वो, मैं कुमार विश्वास को एक बहुत बड़ा इसमें योगदान मानता हूँ, जिनके ट्विटर पे 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल। और वो अपने सरस
गीतों के माध्यम से किस तरह से आज अगर हिंदी की बात होती है कहीं पर भी पूरे देश और दुनिया में, और जो मैं तो खास तौर पे मैंने कहा कि जो आज के लड़के हैं, आज के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो जब इंग्लिश से बाहर ही नहीं निकलते, जब वो हिंदी की ओर बढ़ते हैं तो वो कुमार विश्वास की वजह से बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखिए ना कि कितने, मतलब अगर हमने गंभीर कविता, आप कभी सर्वे कीजिए मेरे साथ, हम अक्सर अपने दोस्तों से ये बात कहते हैं, हम एक सड़क पे चलेंगे और पूछते हुए चलेंगे जो आज के दौर के सबसे बड़े कवि हैं, जो मेन स्ट्रीम माने जाते हैं, उनको नहीं जानते लोग। और ये हमेशा इस बात को ऐसे खारिज नहीं कर सकता कि पॉपुलैरिटी जो अच्छा होने के, ये हम भी मान रहे हैं, ये बहुत बेसिक समझ है कि पॉपुलैरिटी अच्छा होने का पैमाना नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है ना कि अगर पैमाना नहीं है ना, बिल्कुल, ये हम कह रहे हैं, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि अपना जो भाषा तो सबसे वाइटल एलिमेंट है इंसान की जिंदगी का, अगर उस भाषा का कवि जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक, तो इसमें कहीं तो कोई समस्या है भाई। आप जनता की कविताएं लिखते हो लेकिन आपका नाम किसी को पता ही नहीं है, किसी ने अभी कविताएं पढ़ी ही नहीं है, वही तो आप कुछ अपने, हम इस प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहते कि ये एक प्रॉब्लम है दरअसल, कि हम कवि हैं और जिस भाषा के, और इतनी भाषा, वो इतनी बड़ी भाषा है, और उसका जो सबसे बड़ा कवि है वही लोगों तक नहीं पहुंचा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसको हिंदी में साहित्य अकादमी जिन लोगों को मिल रहा है, या साहित्य अकादमी बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ज्ञानपीठ बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, पर हिंदी में जिनको मिला है उनके बारे में अगर आप हिंदी में कहीं किसी हिंदी क्षेत्र में जाके सड़क पे चलिए किसी से पूछे तो वो बता नहीं पाएगा, नहीं बता पाएगा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हिंदी का, नहीं बता पाएगा। और वो आकर्षण भी, भाई एक बात बताइए, कवि जो है वो अगर आ रहा है कहीं कविता पढ़ने, चलिए आप एक्सट्रीम पॉपुलर लोगों को छोड़ दीजिए कि ये कुमार विश्वास और ये वो पॉपुलरिटी, इस तरह की पॉपुलरिटी भी अपने साथ बहुत समस्याएं लाती हैं, उस पर हम अभी बात नहीं करते, लेकिन ये तो होना भाई कि लोग सुनने तो आए। हाँ, वही 50 लोग जो हैं, वो 1 लाख लोग कुमार विश्वास को सुनने आते हैं, तो 100 लोग जो हैं वो मंगलेश डबराल को भी सुनने आए, तब जाके आप कहें कि हाँ मैं कवि हूं। तो इसको लेकर काम, या तो हमने वो चेतना नहीं विकसित की एक समाज के बतौर कविता पढ़ने और समझने, उसको जुड़ने, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। ये प्रॉब्लम केवल लगती है एक्सेप्टेंस के लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि मैंने सागर की कुछ बूंदें चखी हैं, मैं खुद एमफिल हूँ हिंदी लिटरेचर में, मैंने नेट जेआरएफ किया है, पूरा हिंदी साहित्य मोटे तौर पे मैं समझता हूँ, पर फिर भी मैं नॉन फिक्शन लिखता हूँ, और फिर भी मैं लोकप्रिय का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जो युवा हैं अगली पीढ़ी के, हमारी हिंदी बचेगी इन लोगों की मदद से। सही बात है, बिल्कुल सही बात। खैर, तो मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्योंकि आप भी नॉन फिक्शन लिखते हैं, मैं भी नॉन फिक्शन लिखता हूँ और लिख रहा हूँ आगे भी, तो नॉन फिक्शन को लेकर के हिंदी में क्या रवैया है? हिंदी के जो स्वनाम धन्य या मूर्धन्य लोग हैं वो नॉन फिक्शन को किस तरह से देखते हैं? आपको कैसा लगता है जब आप कहीं साहित्यिक आयोजनों में जाते हैं तो वहां पर नॉन फिक्शन को लेकर किस तरह का उनका सोच है, और क्या ये हिंदी को पीछे ले जा रहा है नॉन फिक्शन कम होना? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हालांकि ये बात पॉपुलर ओपिनियन से अलग है, लोग ये मानते हैं पढ़ने वाले कम हो रहे हैं, ये है वो, हम तो ये समझते हैं कि नॉन फिक्शन किताबें भी, हम अपनी किताब की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चलिए एक शहर पे है तो हो सकता है शहर को जो लोग पसंद करते हैं वो पसंद कर रहे हो, लेकिन बहुत गंभीर विषयों पर भी जो नॉन फिक्शन है वो भी, और जो जैसे सेल्फ हेल्प का जो, जैसे आपने जो किताबें लिखी वो, और भी तरह के नॉन फिक्शन, ये सब बराबर बहुत पढ़े जा रहे हैं। और हमने एक बार, ये है यूनिवर्सल है, हम जाके पूछते हैं कि कौन पढ़ रहे हैं, कि हम पूछते रहते हैं क्या किताबें ज्यादा चल रही नहीं चल रही है, तो ये बहुत पढ़े जाते हैं। और देखिए, अशोक कुमार पांडे की किताब आई, कश्मीर नामा हो, या जो कश्मीरी पंडितों पे उनकी किताब हो, या अभी ये जो गोडसे और पूरा गांधी की हत्या को लेकर जो उनका जो उनकी एक किताब है, कितनी ज्यादा बिकी है किताबें ये, तो बिल्कुल पढ़ी जा रही हैं। और हमें ये लगता है कि कोई भाषा तभी समृद्ध होती है जब उसमें हर तरह की विधा में प्रचुर साहित्य मौजूद हो, अच्छा साहित्य मौजूद हो। तो एक तो ये नॉन फिक्शन बिल्कुल पीछे, अगर नहीं लिखा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि भाषा बहुत गरीब है, कि इसमें नॉन फिक्शन नहीं लिखी। जैसे कि हम मानते हैं कि बाल साहित्य के हिसाब से हिंदी बहुत ही गरीब भाषा है, उसमें अगर लिखा गया है और नहीं आ पाया है, सामने नहीं आया, तब भी वो बुरी बात है भाषा को लेकर, और अगर नहीं लिखा गया
या उसकी इस गंभीरता को मतलब बाल साहित्य की गंभीरता को नहीं समझा गया। तो इस मामले में हिंदी बहुत बदकिस्मत भाषा है। हिंदी में बहुत, तभी आपकी जब हमने ये पढ़ा ना कि आपने बच्चों के लिए कविताएं लिखी, तो हमें खास तौर पे खुशी हुई, क्योंकि आप ये मानिए कि जो बाकी भाषाओं में बाल साहित्य है और उसके मुकाबले हिंदी में बाल साहित्य है ही नहीं, या लिखा भी जा रहा है तो वो आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने अपने ऊपर एक अलग तरह की, हमारे जो बड़े साहित्यकार, जब टैगोर कर सकते हैं बच्चों के लिए काम, तो उनसे बड़ा कौन हमारे पास साहित्यकार। देखिए, बच्चों की किताबों की मार्केटिंग भी नहीं है, कुछ किताबें हैं हिंदी में, पर क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं जिनके अभी बच्चे हुए हैं, वो अपने बच्चों के लिए इंग्लिश में बहुत सारा चिल्ड्रन लिटरेचर खरीदते हैं। इसका मतलब उनको चिल्ड्रन लिटरेचर पढ़ाना तो है, हिंदी में भी पढ़ाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है वो हिंदी में नहीं पढ़ाना चाहते बिल्कुल भी। वो चाहते हैं कि अगर 10 किताबें मैं इंग्लिश की लाके दे रहा हूँ तो 2 किताबें हिंदी की भी दूँ। पर वो 2 किताबें, कोई ऐसी उनके पास एक फेमस कोई राइटर या कोई फेमस बुक नहीं है जिसको वो बहुत ज्यादा उनको क्रिबिंग हो उसको खरीदने की। तो थोड़ा सा मार्केटिंग पार्ट भी वीक है बिल्कुल हिंदी में। बिल्कुल मार्केटिंग पार्ट बिल्कुल वीक है। एक चीज ये भी है ना निशान जी की हैरी पॉटर बहुत बिकी, बच्चे तो क्या बड़ों तक ने पढ़ी, हाँ, लेकिन हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अब हमारे पास तिलिस्म होशरुबा या पंचतंत्र या हितोपदेश, ये तो क्लासिक जो हजारों साल का सफर तय करके हम तक आई, हमने कभी ये भाव नहीं पैदा कर पाया बड़े सामूहिक तौर पर कि इन किताबों की क्या अहमियत है या इन कहानियों की क्या अहमियत है। तो एज ए स्टोरी टेलर भी हम ये काम कोशिश करते हैं करने की कि इन कहानियों को ले जाएं और सुनाएं। तो हमें ये लगता है कि नॉन फिक्शन हो या बाल साहित्य हो या ऐसी कोई भी विधा जिसमें कि काम हो रहा है और अगर नहीं आ पा रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये दोनों चीजें बहुत समस्या वाली बात है जिन पे हमें सोचना चाहिए। एक जरूरी सवाल, आपने बहुत अच्छी बात कही, बाल साहित्य को लेकर जनरली बहुत कम बात होती है हिंदी में। मुझे एक जरूरी सवाल आपसे पूछना है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि दास्तान गोई क्या है ये, और दास दास्तान गोई जी जो एक पुरानी विधा है जहां तक मुझे समझ में जी आता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये इस समय क्या और भी कुछ लोग हैं? हम तो केवल दास्तान गो के रूप में आप ही को जानते हैं, नहीं और मुझे लगता है पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा देश और दुनिया, बहुत सारे लोग आज नहीं दास्तान गो इज इक्वल टू हिमांशु वाजपेयी नहीं नहीं, ये समझते हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है। मैं दास्तान गोई एक, और एक इसको किस्सा किस्सा लखनऊ से जोड़ के आप बताएंगे तो जी बिल्कुल बिल्कुल किताब बिल्कुल है किस्सा बिल्कुल किस्सा लखनऊ, उसको बिल्कुल जोड़ के थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो दास्तान गोई एक पुरानी फॉर्म है कहानी सुनाने की, उर्दू में कहानी सुनाने की एक फॉर्म है जिसका अपना एक शास्त्र होता था जब वो एग्जिस्ट करती थी पहले भी, और जब वो रिवाइव हुई, यानी ये अभी जो हम दास्तान गोई जिसे हम समझते हैं, ये जदीद दास्तान गोई, मॉडर्न दास्तान गोई है, जो कि रिवाइव की गई है शमसुरमान फारूकी साहब के द्वारा और उनके जो भतीजे हैं महमूद फारूकी साहब उनके द्वारा। तो जब ये नए तौर पर रिवाइव हुई तो इसमें कुछ नई चीजें जुड़ गई और पुरानी चीजें भी कुछ थी। तो एक तो पुरानी फॉर्म है दास्तान, यानी कि एक लंबी कहानी, तवील कहानी, जो कि किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ती है और कई कई दिनों, कई कई हफ्तों, कई कई महीनों तक सुनाई जाती है। गोई मतलब कहना। तो एक तो बात वो हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अभी जो लोग दास्तान सुना रहे हैं, महमूद सर जो कि जिन्होंने रिवाइव किया है एक तरह से, हमने भी उन्हीं से सीखा, तो सबसे बड़े दास्तान को तो वही है। और उसके बाद फिर तमाम लोग हैं हमारे दोस्त जिन जो हमें ले आए दास्तान गोई की तरफ, अंकित चड्ढा। हम ये कहते हैं कि हमारी पीढ़ी में जो सबसे सबसे बेहतरीन दास्तान गो थे वो अंकित थे, और हम तो ये भी कहते हैं कि अकेले दास्तान गो जो हमारी पीढ़ी में है वो अंकित ही थे। तो हम लोग तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अंकित जो करते थे उसका कुछ जादू, चूंकि हम उनके साथ हमने सीखा और हम परफॉर्म किया और हमारे दोस्त थे, तो कोशिश करते हैं कि वो एक बात आ जाए। लेकिन और भी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फौजिया कर रही हैं, पूनम कर रही हैं, नदीम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो तमाम लोग हैं जो अपने अपने तौर पर इस काम को कर रहे हैं। हम चूंकि फुल टाइम कर रहे हैं बहुत समय से, और एक कोशिश रहती है थोड़ा अलग तरह से खुद ही लिखने की, खुद रिसर्च करने की। तो एक चीज है, कोशिश कर रहे हैं। किस्सा किस्सा लखनऊ की जहां तक बात है, वो भी यही बात थी कि वो किस्से, उसमें एक नाम के नीचे एक चीज है, लखनऊ के अवामी किस्से। तो वो अवामी से मुराद यही है कि आम लोगों के किस्से, यानी लखनऊ की जब बात आती है आमतौर पर नवाबी बातें होती हैं, नवाबों का जो पैलेस पॉलिटिक्स है, या जो बेगमात हैं, या जो क्विजीन है, या जो 1857 का गदर है। हमने इसमें बातें की हैं आम लोगों की, यानी प्रोटैगनिस्ट जो है वो आम लोग हैं लखनऊ के। तो वो भी इस अंदाज में सुनाने की बात कही कि वो किस्से
जो कि सुनाए जा रहे हैं, यानी जब आप किस्सा किस्सा लखनऊ पढ़े तो आपको एक सुनने का भी एक लुत्फ उसमें आए, और वो किस्से जो कि सहेज लिए जाए, यानी हमारा किस्सा इसमें एक भी नहीं है, ये वही किस्से हैं जो हमने या तो सुने हैं या कहीं पढ़े हैं या फोक में हैं लखनऊ के, तो उनको एक तरीके से सहेजने की कोशिश है। जी, क्या बात है, बहुत बहुत इसमें निशांत जी आपसे एक आग्रह ये था, जो हमने एक बार आपसे कहा भी था, कि चूंकि आप इतना अध्ययन करते हैं जैन साहित्य का भी, और अभी आप काम भी जैसे आपने कहा महावीर जी पर कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा विपुल हमारे पास खजाना है जैन साहित्य में कथाओं का, जो कि हम चूंकि ट्रेडिशंस को जब पढ़ते हैं तो उसमें बार बार उसका संदर्भ भी आता है, वो कहानियां भी आती हैं। तो मेरा आपसे आग्रह, जैसे मैंने पहले भी किया था, कि अगर आप ये काम कर पाए तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कि अगर आप उस पूरे खजाने को खंगाल कर अगर उसमें से कुछ मोती आप उस में से ला पाए जो कि सिर्फ कथाओं के हों, तो वो बहुत बड़ा काम होगा। तो इसको आप अपने जहन में रखिएगा। जरूर, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा जैन कथाओं पर कुछ करने की, और आपको भी कुछ कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप उन कथाओं को अपनी दास्तान गोई के रूप में भी इस्तेमाल कर पाएं। अच्छा, बिल्कुल अब मैं बिल्कुल करें। एक आखिरी सवाल आपसे करना जी चाहता हूँ कि जी। आप आगे अभी अगले साल 2 साल में आप क्या प्लान कर रहे हैं? साल 2 साल में कुछ चीजें हैं। तो दास्तानें लिखने का काम भी, चूंकि हम पहले से लिखी हुई दास्तानें नहीं सुनाते, तो खुद ही रिसर्च करते हैं, खुद लिखते हैं, तो वो है कुछ काम, जिसमें कि अभी जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई पे काम किया, इससे पहले कबीर पर एक दास्तान लिखी, उससे पहले काकोरी केस पर, उससे पहले गांधी अभय पर, नेहरू पर, ये सारा काम है पिछले कुछ वक्त का। इसके साथ ही एक किताब लखनऊ में जो चौक इलाका है, जो लखनऊ के कल्चर का गढ़ भी है, मरकज भी है, और हमारा अपना इलाका भी है, उसको लेकर एक सेमी एकेडमिक काम हम करना चाहते हैं। मतलब शुरू भी किया है। मतलब उसमें सिर्फ किस्से ना हो, या सिर्फ एक उसको हम ये कहें कि एक लुत्फ की बात ना हो, कुछ एक सब्सटेंशियल, जिसको हम कहते हैं ना नवीन सत्य का उद्घाटन। मेरी शिकायत लखनऊ पर किए गए काम से ये भी है, जिसमें मेरा अपना काम भी शामिल है, यानी हम किस्सा किस्सा लखनऊ को भी उस शिकायत में शामिल करके चलते हैं कि लखनऊ पे जितनी किताबें लिखी जाती हैं उतनी बहुत कम शहरों पर लिखी जाती हैं हर साल, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ पर पिछले 20 सालों में या 30 सालों में जो किताबें लिखी गई हैं, उनमें से ज्यादातर में कोई नवीन सत्य उद्घाटित नहीं होता। वो वही सारी चीजें बार बार आती हैं, बार बार आती हैं। यानी कि अगर आपने थोड़ा पढ़ रखा है तो आपको कोई नई चीज किताबों में मिलती नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि जिसमें कुछ बातें ऐसी निकल के आए जो नई हो, जो जरूरी हो, जो सब्सटेंशियल हो। तो ये एक हमने अपने आप को भी एक चुनौती में डाला है कि इस कसौटी पे, और इस किस्सा किस्सा लखनऊ भी इस कसौटी पर फेल है। उस किताब में भी वो किताब इसलिए अच्छी लगती है लोगों को क्योंकि लोगों ने उस तरह से उन किस्सों को शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन जो भी थोड़ा फॉलो करता है लखनऊ, जो पढ़ता है संजीदगी से, उसे उस किताब के 80% 85% किस्से पता हो। ये लखनऊ जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी किताब है जी, बिगिनर्स की किताब है। आप उसको जो आगे वाली किताब की बात कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए ज्यादातर रहेगी जो स्पेशली इस पर ज्यादा पकड़ रखते हैं लखनऊ के किस्सों पर, उनके लिए कुछ नई चीज आप सामने लाएंगे जी। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा मजा आया। बहुत मजा आया, और बहुत ही खुलेपन के साथ बड़े खुले अंदाज में, अलहदा अंदाज में बात हुई आज की। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। क्या बात है। कुछ नया लगता है कि आपने वही वाली बात मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, क्या बात। या कोई ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। तो जब भी कुछ लिखें तो कुछ नया लिखें, कुछ नया सामने आना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता होती है। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, और पुनः धन्यवाद लोकायन का भी, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर हम दोनों दोस्तों को गुफ्तगू करने का एक शानदार